नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। उन्नत तकनीक से बागवानी कर रहे किसान से मुलाकात। अधिक लाभ के लिए कैसे करें मछली पालन। किसानों का रुझान आजकल बागवानी की ओर बढ़ रहा है और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि बागवानी से किसान को अच्छी आय जो मिलती है। आज हम आपको गांव ढोडसर जिला जयपुर के सफल किसान रमेश यादव से मिलवा रहे हैं, जो बागवानी के लिए उन्नत किस्म के पौधे तैयार करके बागवानी कर रहे हैं। तो ये किसान किस प्रकार से कर रहे हैं उन्नत तकनीक से बागवानी, आइए जानते हैं इन्हीं से। अब जैसे मान लो अपन जैसे ये केरुंदा की पौध तैयार करे पौधे, तो उसमें क्या अपन जैसे जो पके हुए केरुंदे लेने हैं, पके हुए केरुंदे लेके उसको गोज के उसमें अच्छी से खाद डाल के गोजी काट के उसमें जो केरुंदा का बीज है उसको एक एक को निकाल के उसमें डालना है। डाल के थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मिट्टी और फिर ऊपर से ज़रा से पानी दे देना चाहिए। उसमें क्या है, अगर वैसे पानी देंगे तो उसमें क्या मिट्टी छट जाएगी, तो वो जो बीज है अपना जो उसमें कम उगेगा, और वैसे ज़रा से पानी देंगे तो उसमें बीज अच्छी तरह से उगाएगा। और ऐसे ही है लेसवा में, जैसे लेसवा का बीज अपन डायरेक्ट लगाते हैं तो उसमें बहुत लेसवा कम उगता है। लेसवे में क्या होता है, इसको 24 घंटे नमक का पानी में भिगोना चाहिए। 24 घंटे तक भिगो दो, तो उसको पानी में साफ करके और फिर अगर अपन थैलियों में लगाए, उसको अगर क्यारियों में लगाए तो वैसे ही लाइनें खींच खींच के उसमें ये लेसवे का बीज लगा दो और ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दो। और पानी है जो झारे से या वैसे क्यारी से भी दे सकते हो, उसमें कुछ नहीं है क्योंकि उसका बीज मोटा आता है। और थैलियों में लगाए तो थैलियों में भी लगा सकते हो, उसमें जनरेशन ज़्यादा होगा लेसवे का। फल बाग लगाने की योजना। फलों के बाग की योजना ज्यादातर फलों के पेड़ लंबे समय के लिए होते हैं, इसलिए बाग इस तरह लगाया जाए ताकि उनसे फायदा मिलता रहे। भूमि का चयन। भूमि का चयन बाग में नए पौधे लगाने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। फलों के बगीचों के लिए गहरी दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। जमीन में अधिक गहराई तक कोई भी सख्त परत नहीं होनी चाहिए। जमीन में भरपूर मात्रा में खाद होनी चाहिए और जल निकास का सही इंतजाम होना चाहिए। पौध लगाने की उचित दूरी। पौध लगाने के लिए 1 माह पूर्व रेखांकन करके फलदार पौधे के आकार, प्रकार और किस्म के हिसाब से दूरी रखते हुए गड्ढों की खुदाई करते हैं। गड्ढे का आकार 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई के आकार का खोदते हैं। इसके बाद प्रत्येक गड्ढे को गोबर की सड़ी हुई खाद 20 से 25 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 250 ग्राम, क्यूनल फास 50 ग्राम, नीम की खली 2 किलोग्राम और गड्ढे की मिट्टी डालकर भर देना चाहिए। मिश्रण में खेत की ऊपरी मिट्टी को मिलाना चाहिए। बरसात शुरू होने से पहले मिश्रण से गड्ढे को खेत की सतह से कुछ ऊंचाई तक दबाकर भर देना चाहिए। करौंदा की उन्नत किस्में। केरिसा ग्रैंडिफ्लोरा, कैरिसा इंडोलिसा, पंत मनोहर। करौंदा की उन्नत किस्में CISH करौंदा 2, पंत सुदर्शन, पंत स्वर्णा। लसोड़ा के प्रकार। छोटे फल वाला गूंदा, बड़े फल वाला गूंदा। बेर की उन्नत किस्में गोला, सेव, उमरान, मुंडिया। बेल की उन्नत किस्में नरेंद्र बेल 1, 2, 5, 6, नरेंद्र बेल 7, 9, 16, पंत शिवानी। नींबू की उन्नत किस्में सोलीमा लाइम,
कागजी नींबू विक्रम पंत C1। पौधों की जो पन्नी है उसको अपन जैसे ब्लेड से वैसे उसको हटाते हैं तो ध्यान ये रखना चाहिए जो मिट्टी का जो पिंड है वो थैली में वो फूटना नहीं चाहिए। अगर वो फूट गया तो पौधा ख़त्म भी हो सकता है। तो ध्यान ये रखें जैसे नए पौधे लगाए तो वो मिट्टी का जो पिंड है वो ऐसा का ऐसा रहे। पौधा लगा रहे हैं जैसे आम का लगा रहे हैं, चीकू का लगा रहे हैं या आंवले का लगा रहे हैं, उसको जैसे पौधा अपन जैसे पौधा लगाते हैं तो उसको जो खड्डे में जैसे लगाए उसको इतनी अच्छी तरह से उसको दबाना चाहिए जो उसमें क्या हो थोत नहीं रहे, जोर से वो उसको चारों अंदर से दबा दो तो वो पौधा क्या ख़त्म होने का चांस नहीं होगा। और हमेशा पौधा लगाना चाहिए शाम के 4-5 बजे बाद में, क्योंकि शाम के टाइम में पौधे लगाएंगे तो वो उसको पूरी रात ठंड की मिल जाएगी। अगर सुबह पौधे लगाएंगे तो पूरे दिन वो गर्मी के अंदर वो पौधा नष्ट भी हो सकता है। इसके बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं। इस प्रकार किसान नए फल बाग लगाकर आने वाले समय में अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। एक बात और है, जैसे खरपतवार है उसको अपन जैसे थैलियों में है तो उसको टाइम उसको हटाना चाहिए, क्योंकि हटाएंगे नहीं तो उसमें क्या है कई कीट मकोड़े आ जाएंगे, पौधे को नष्ट कर देंगे। और पौधा अगर वो खरपतवार अपन नहीं वहाँ से पौधे में से थैलियों में से नहीं उखाड़ेंगे तो पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। और जितने भी जैसे उसके मेड़ पे है कचरा उसको हटाना चाहिए। कचरा तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर कचरा रहेगा तो उसमें पौधे में क्या है, ये जो बरसात के टाइम में ये कीट आते हैं वो पत्तियों को खा जाते हैं। पत्तियों को खाने के बाद में ये पौधा क्या पूरा सूखा देते हैं। तो विशेष प्रकार से ये ध्यान रखना चाहिए खरपतवार का। और दूसरी बात, जैसे अपन गर्मी की टाइम आ गई तो गर्मी के टाइम में जो ये अपन पानी देते हैं तो अगर समय समय पर पानी अपने पौधों में दे दिया तो क्या है पौधा वो जलने की शिकायत नहीं रहेगी। और जैसे वैसे पानी नहीं है तो अपन झारे से भी दिन में 1-2 बार गर्मियों के टाइम में झारे से भी पानी दे सकते। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज राज्य में मछली पालन व्यवसाय बढ़ता ही जा रहा है और इस व्यवसाय को करके किसान अच्छी आय भी कमा रहे हैं। तो जिन किसानों के पास तालाब पोखर की व्यवस्था है वे किसान इस व्यवसाय को आसानी से कर सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें मछलियों का पालन, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सोना दुबे से। मछली पालन एक बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है। आज मछली पालन के लिए सरकार भी बहुत सुविधाएं और बहुत ज़्यादा राशि जो है हमारे किसान भाइयों को दे रही है। ये समय जो है जून से लेके अगस्त सितंबर तक का जो समय है मत्स्य बीज संचयन करने का बहुत उपयुक्त समय है। हमें मालूम है कि मछली का जो बीज है जिसको हम अलग नाम से जानते हैं, सबसे छोटा जो होता है स्पॉन होता है जो कि 8 mm तक का हो सकता है, फिर फ्राई होता है, फिंगरलिंग होते हैं जो क्रमशः अपने साइज में बड़े होते हैं। परंतु जो स्पॉन और फ्राई होता है उनकी हमें देखभाल उपयुक्त बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए, जिस हेतु बहुत आवश्यक है कि हम उनके बीज संचयन करने के पूर्व तालाब का प्रबंधन करें, उसकी तैयारी करें। जो किसान बहुत पहले से मछली पालन कर रहे हैं उनमें से कई किसान बड़े स्तर पर आज मछली पालन का काम कर रहे हैं और आज अच्छी आमदनी ले रहे हैं। कोई भी व्यवसाय हो उसमें तकनीकी जानकारी के साथ अनुभव का होना जरूरी है। मछली पालन में देखा जाता है कि मछली बीज का चुनाव करने में किसान गलती कर देते हैं और तालाब में कम मछलियां ही बच पाती हैं। इसलिए नर्सरी तालाब या रियरिंग तालाब या प्रोडक्शन तालाब में बीज का संचय करना हो तो सावधानी जरूर रखें। मछली का जो सबसे छोटा बच्चा स्पॉन होता है उसको हम नर्सरी तालाब में रखते हैं। नर्सरी तालाब और रेयरिंग तालाब में क्रमशः हम जो बीज रखते हैं उसमें हम स्पॉन और फ्राइज रखते हैं।
और इनमें हमें संचयन के पूर्व जो तैयारी करनी है उसमें सबसे पहले है लाइमिंग। लाइमिंग में हम चूने का उपयोग करते हैं जिससे कि उसके कीट और जो मिट्टी की क्वालिटी है उसका हम पीएच नियंत्रण कर सकें। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड हम डालते हैं जो कि मिट्टी के और पानी की जो पीएच होता है उसकी मात्रा के लिए उपयुक्त होना चाहिए। अगर इसमें कुछ संतुलन नहीं रहता है तो मछलियों की ग्रोथ में भी असर आता है और पानी की क्वालिटी जो है गुणवत्ता खराब होती है और जिससे मछलियों में रोग आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो चूने का जो हम प्रयोग करते हैं वो 250 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं अगर काली मिट्टी हो तो, और अगर एसिडिक होता है तो उसमें हम 500 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं। जैसे जैसे पीएच कम होता जाता है वैसे वैसे हम इस लाइम की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं। साथ ही जो हम मैन्योरिंग करते हैं जिसमें हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ये इसमें हम गोबर की खाद, ज़्यादातर मुर्गी की खाद हो सकती है, गोबर की खाद, इसमें थोड़ा सा यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल सकते हैं। एक बात और है, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती का प्रचलन है, तो कोशिश यही करें कि यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है उसकी मात्रा कम या ना के बराबर ही हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम जैविक चीज़ों का उपयोग करके और मछलियों का जो जीवित भोजन है उनको हम उत्पन्न करें। आप तालाब की तैयारी चाहे जिस मछली को संचय करने के लिए कर रहे हो, तालाब में प्राकृतिक आहार बढ़ाने के लिए 15 से 20 दिन पहले ही इन बताई गई चीजों का सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद ही मछली बीज का संचय करें। अगर आप उत्पादन तालाब में मछली बीज संचय कर रहे हैं तो संचय दर, प्रजातियों और आहार के साथ कई और विशेष बातों का ध्यान रखें जैसा कि बताया जा रहा है। मछलियों को जो आमतौर पे हम पालते हैं तो इंडियन मेजर कार्प, जिनको हम भाकुर मछलियां भी बोलते हैं, जिसमें कतला, रोहू, मृगल, अगर हम 3 प्रजातियों की मछलियों को एक साथ रख रहे हैं जिसको कि हम कॉम्पोजिट फिश कल्चर बोलते हैं, तो उसमें कतला सबसे ऊपर की सतह में रहती है, रोहू जो होती है कॉलम में या बीच में रहती है और मृगल सबसे नीचे रहती है। तो किसान भाई हमारे इन तीनों प्रजातियों का एक ही तालाब में पालन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य मछलियां भी होती जिनको हम एग्जॉटिक मछलियां बोलते हैं, जैसे हमारे किसान भाई जानते होंगे जो मछली पालन का कार्य करते हैं कि इसमें कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प होती हैं, तो इनको भी हम 6 प्रजातियों को भी साथ में रख सकते हैं। और इसमें इस तरह से इनको रखना है कि क्योंकि ये कोई भी एक दूसरे की खाद्य श्रृंखला में नहीं आती और एक तालाब में अगर इनका हम रख के इनको पालते हैं तो कि हमारे किसान भाइयों को मुनाफा भी होता है, तालाब भी हमारा नियंत्रण में रहता है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर इन 6 प्रजातियों की संख्या की हम बात करते हैं तो ऊपरी सतह पे जैसे मैंने बताया कतला होती है और सिल्वर कार्प होती है, जिनको कि 20-20% हम ले सकते हैं। 20% कतला, 20% जो होगा वो हम सिल्वर कार्प लेंगे। संख्याओं में अगर हम देखें तो 2000 करीब कतला, 2000 सिल्वर कार्प, बीच की सतह में रोहू 15% और ग्रास कार्प 15% यानी 1500 और निचली सतह में भी 1500 और 1500 जिसमें मृगल और कॉमन कार्प आएगी। इस तरह से 1 हेक्टेयर का ये अनुपात में हम इन मछलियों को 6 प्रजातियों को पाल सकते हैं। मछली बीजों को जब हम हमारे हैचरी यूनिट से जब स्पॉन को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय कुछ सावधानियों को हमको बरतना है, चाहे वो स्पॉन हो, चाहे फ्राई हो, चाहे फिंगरलिंग हो, क्योंकि उनको हैचरी से या एक स्थान से छोटे स्थान से दूसरे स्थान लेके जाते हैं, या हमारे किसान भाई जैसे हमारे मछली का जो प्रक्षेत्र है वहाँ से लेके जाते हैं, तो ज़रूरी है कि जब वो लेके जाएं तो अच्छे से उनको पॉलीथीन बैग में पानी और ऑक्सीजन की मात्रा में उनको लेके जाएं। कहीं से ऑक्सीजन लीक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा घर्षण नहीं होना चाहिए। और जब वो तालाब में उनको डालते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि पैकेट को खोलने के बाद थोड़ा सा पानी हमारे जो बैग होता है उसमें अंदर बाहर थोड़ा सा होने जाए, यानी जो हमारे तालाब का पानी है वो हल्का सा अंदर बैग में लें, धीरे धीरे उसको मिक्स करें। इसके बाद वो पूरा के पूरे जो बच्चे हैं वो तालाब में छोड़ दें, जिससे कि उनको स्ट्रेस ना हो। टेम्परेचर अलग हो सकता है, पानी की क्वालिटी अलग हो सकती है 2 जगह की, बहुत तो नहीं पर हाँ थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। और मछली का पालन जो है अगर हम करते हैं तो एग्रीकल्चर के साथ भी कर सकते हैं,
हॉर्टिकल्चर के साथ भी और अन्य जो हमारे लाइफ स्टॉक है एनिमल्स उनके साथ भी कर सकते हैं। तो किसान इनको अपना के मछली पालन को अपनी आय दुगनी कर सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जोधपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आज कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना है। खाली खेतों में तारामीरा की बुआई के लिए 2 से 3 बार हैरो से जुताई कर खेत तैयार करें और आवश्यक आदानों की अग्रिम व्यवस्था करें। 1 हेक्टेयर के लिए 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बाजरा की फसल को अर्गट रोग से बचाने के लिए सिट्टे निकलने की अवस्था पर जिनेब 2.5 किलोग्राम या मैंकोजेब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 3-3 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें। ग्वार की फसल में जीवाणु झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। तिल की फसल में फाइलोडी रोग के नियंत्रण के लिए रोगरोधी पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देवें और इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की घोल बनाकर छिड़काव करें। पशु बाड़े में मल मूत्र व कचरा आदि के कारण पशु में संक्रमण रोगों व परजीवियों का प्रकोप बढ़ने का खतरा बना रहता है, अतः बाड़े की साफ सफाई पर ध्यान दें। अगेती बाजरा और मूंग की फसल अभी पकाव की ओर अग्रसर है, अतः उचित कायिक पकाव पर कटाव कर सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। खेत में कटाई की हुई फसल को ढेर बनाकर प्लास्टिक से ढक कर रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम धरोल, जिला चित्तौड़गढ़ के कृषक प्रताप नारायण ने। आप मक्का की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो प्रताप नारायण जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मक्के की खेती के विषय में बता रहे हैं। मक्के की फसल भराव ना हो, पानी का भराव नहीं होना चाहिए, जल निकास का अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। अगर आपके पास कम समय है या लेबर मिल रहे हैं आपके यहाँ अच्छे कम रेट में हो रहा है तो आप निंदाई गुड़ाई कर लें, या वो चीज़ नहीं हो रही तो आप वीडो, हैंडो और डोरा, इन तीनों यांत्रिक विधि के द्वारा भी आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, मक्के की फसल में पोषक तत्वों का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और इन उर्वरकों की पूर्ति के लिए पहली और दूसरी निराई गुड़ाई के बाद 40 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में भुरकाव कर पौधों की जड़ों के पास मिट्टी चढ़ा देना चाहिए, जिससे पौधे सीधे खड़े रहते हैं। फसल सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो अधिकतर आपने देखा होगा कि मक्के की फसल में एक ही तना छेदक कीट की पहचान। इस कीट के लार्वा भूरे सफेद रंग के होते हैं, सर काले रंग का और पीठ पर 4 लंबी भूरी धारियां होती हैं। ये कीट पौधों के तने में प्रवेश कर हानि पहुंचाते हैं, जिससे पौधे के बीच का भाग मुरझाकर सूखने लगता है। इस कीट की रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरान 3G दानेदार दवा को
पौधों की पोंगलियों में डालें। साथ ही क्यूनाल्फास 25% EC 1.50 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान बंधु, पत्तियों के झुलसा रोग से मक्के की फसल को भारी नुकसान होता है। इस रोग का प्रकोप फसल में होने पर पौधे की पत्तियों पर बड़े लंबे अथवा कुछ अंडाकार भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। रोग के उग्र होने पर पत्तियां झुलसकर सूख जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए जिनेब 80% 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो सामयिक बात बताई गई है मक्के की खेती की, अगर उसको आप अच्छे से सुन के अपनाते हैं तो आपको निश्चित ही अच्छी उपज होगी, अच्छा उत्पादन मिलेगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। जय हिंद। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।